नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की पूर्णिया सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी लेने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्णिया में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और ऐसे में क्या पप्पू यादव वाकई किसी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल थे? क्या रंगदारी की कोशिशें पप्पू यादव के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव के दौरान की गई? क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है और अब पप्पू यादव कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर पप्पू यादव खुद सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सुनाते हैं और उसके साथ साथ तमाम राजनेता क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जी नमस्कार, प्रणाम। मैंने कल रात सुना कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में ये भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के है, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में है, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है, डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद। और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए। कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ। और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है, और बेलोरी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बात तो स्पष्ट है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सरकार बनी है, और बिहार से ये लोग 30 एमपी गए हैं।
पहले 39 गए थे, कुछ मिला नहीं। इस बार भी हम लोगों को पूरी उम्मीद है और उम्मीद है कि बिहार निर्णायक भूमिका में है, तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरक्षण जो 75% हम लोगों ने बढ़ाया था उसको शेड्यूल लाइन में डाले। देश भर में जाति आधारित गणना जो है, जाति जनगणना, वो कराने की मांग हम लोग करते हैं। कम से कम इतना तो काम होना चाहिए। बिहार से लगभग 6-7 मंत्री जो लोग बने हैं, कम से कम इनसे ये अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि ये लोग बिहार के लिए आवाज़ उठाएं। आरएसएस भागवत का एक बयान आया है कि मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक बीजेपी मौन क्यों है? और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि विपक्ष को दुश्मन की नजर से ना देखें। संघ प्रमुख का कहना है। प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं, केवल मणिपुर घटना पे नहीं। जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बेंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत का ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? बोले तो है लेकिन लेट बोले। एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से विस्तार हुआ है तो उसमें मुसलमानों को नहीं दिया गया एक भी। अब देखिए, इसमें तो उन लोगों का साफ दिखाता है कि कितना मन में उनके हेट्रेट है। और हम लोग तो चाहते भाई सब लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो का जन्मदिन है। सर विदेश जा रहे हैं, आए हैं पासपोर्ट नहीं, वो मेरा रूटीन चलता है। अच्छा, राजद सुप्रीमो पिछले बार भी आए थे, आप ये पूछे कहाँ गए? राजद सुप्रीमो का आप लोग पूछ के ना नजर लगाते हैं। देखिए, बिहार की जनता को छला गया है। जो पैर पूजाई भी मिलना चाहिए था, जिस तरह से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पैर पूजा किए, उसके बाद भी अगर हम लोगों को जो विभाग मिलना चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो, नहीं मिला तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। विशेष राज्य के दर्जे पर भी जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग, करेंगे भी नहीं। फिर अगला जब विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर नया राग लोग अलापेंगे। सर पप्पू यादव के ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है रंगदारी मांगने का। देखिए, जो विषय आप पूछे हमने बता दिया। फालतू विषय पूछने से कोई मतलब नहीं है। जन्मदिन है, 77वां जन्मदिन है। देखिए, करोड़ों लोगों के दिलों में वो बसते हैं। सभी लोग जानते हैं कि लालू यादव कोई नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर उनको पूरे राज्य और देश की जनता उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रही है। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है सर मोदी मिनिस्ट्री में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो लोगों को समझना चाहिए ना, किस तरह से लोगों को धर्म में बांटा जा रहा है, जात में बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिद करके बांटा गया, किस तरह गाय गोबर गंगाजल करके बांटा गया। तो देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। उनके लिए कुछ नहीं मिला है तो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। बिहार को 8-8, 7-7 मंत्री मिले हैं और सब बिहार के विकास के लिए अपने आप को लगने, और सारे डिपार्टमेंट जो बिहार से रिलेटेड हो सकते थे उन सब पर फोकस किया गया है। और ये एनडीए की सरकार है, पूरी सरकार, और नरेंद्र मोदी बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं। जो लोग हारे हैं, हताशा में हैं, वो बेचैनी में न आए। कहीं ना कहीं अभी जो 2, 3, 4 के आंकड़ों पे सिमटे हुए लोग, जो बड़े बड़े बयान भी बने थे कि 25 सीटें आ रही हैं, उनसे जाके पूछिए कि 25 सीटें कहाँ हैं उनकी। सर एक सवाल और खड़ा किया जा रहा है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को मंत्री नहीं बनाया गया मिनिस्ट्री में। वो तो एक अलग विषय है। देखिए, सांसद हमारे यहाँ जब चुन के आएंगे तो उसके बाद ना मंत्री बनते हैं, और ये प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं। हर वर्ग को और हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। पप्पू यादव पर एफआईआर हुई है रंगदारी मांगने पर। पाएगी ये सरकार? हाँ, सरकार तो बना लिए हैं, पर कितने महीने चला पाएंगे, कितने साल चला पाएंगे? ये गलत फहमी में मत रहिए। बैसाखी पे चल रही है सरकार। जो बैसाखी पे जो खुद व्हील चेयर पे हो, वो दूसरे की बैसाखी की चिंता न करें। पप्पू यादव पर एफआईआर हुई है रंगदारी मांगने पर। रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है पप्पू यादव। देखिए, जो भी मामले आएंगे, जो भी कानून के तहत जो भी दोषी होंगे, चाहे वो तो सुना आपने यहाँ पर पप्पू यादव को, जो इस तरीके से यहाँ पर अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजनीतिक दल मेरी जीत से कहीं ना कहीं बौखला गए हैं और साफ तौर पर यहाँ
किसी भी तरीके के षड्यंत्र में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आधार पर यहां जांच करवा लेनी चाहिए और यदि ऐसे किसी भी मामले में मैं संलिप्त पाया जाता हूं तो मैं किसी भी चौक चौराहे पर खड़ा होकर के फांसी पर लटकने को तैयार हूं। आखिरकार पप्पू यादव अपने आप को निर्दोष बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखने ये होगा कि आखिरकार जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और पप्पू यादव क्या इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।